दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान में समझदारी होती तो आतंकियों के साथ खुलेआम खड़े रहने की गलती न करता। डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है। हमारा लक्ष्य आतंकवाद है, आतंकवादी आता है, आतंकवादी ठिकाना है, वो हमने पूरा कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में जमकर दहाड़े। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दूसरे दिन पीएम मोदी ने विपक्ष के एक सवाल का जवाब डिटेल में दिया और जमकर लताड़ भी लगाई। पीएम मोदी ने साफ किया कि सोमवार को ऑपरेशन महादेव के चलते पहलगाम हमले के तीनों आतंकी आरोपियों को ढेर कर दिया गया है। इसके अलावा पीएम मोदी ने विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सीज फायर और अमेरिका के दखल के सवाल पर भी साफ साफ कहा कि किसी भी देश या नेता ने युद्ध नहीं रुकवाया। कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। अब ये क्या हो गया है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है लोगों? हताशा, निराशा इस हद तक। पाकिस्तान ने फोन करके डीजीएमओ के सामने फोन करके गुहार लगाई, बस करो, बहुत मारा, अब ज्यादा मार झेलने की ताकत नहीं है, प्लीज हमला रोक दो। ये पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन था। और भारत ने तो पहले दिन ही कह दिया था, 7 तारीख सुबह की प्रेस देख लीजिए, कि हमने हमारा लक्ष्य पूरा कर दिया है, अगर आप कुछ करोगे तो महंगा पड़ेगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर स्थित जीएसटी कार्यालय पर मंगलवार को आईआईए के प्रतिनिधि मंडल ने हंगामा खड़ा कर दिया। आईआईए के अध्यक्ष अमित जैन ने आरोप लगाया कि एक जूनियर जीएसटी अधिकारी ने 50 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की और रेड डलवाने की धमकी दी। जैन ने कहा कि अधिकारी ने दावा किया कि राशि देने पर रेड रोकी जा सकती है। इस पर आईआईए ने तत्काल जीएसटी अधिकारियों से वार्ता की और कानूनी कार्रवाई की मांग उठाई। जैन ने आयकर विभाग को भी इसकी शिकायत की, जहां अधिकारियों ने भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया। वार्ता के दौरान मौके पर हंगामा और हो हल्ला हुआ, जिससे तनाव बढ़ गया। यह मामला अब जांच के दायरे में है और सभी की नजरें अगली कार्रवाई पर टिकी है। जीएसटी विभाग के एसआईबी डिवीजन का एक जूनियर अधिकारी विभाग के डेटाबेस से हमारी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको निकालकर व्यापारियों को डरा रहा है कि हमारे आपके यहाँ रेड होने वाली है और आपको रेड से मैं बचा सकता हूँ और होटल में आके मेरे से मिलो। होटल में जाने पर वो अपने साथ एक भाई को लेकर आता है और वहाँ पर डिमांड करता है कि मुझे 50 लाख रुपए की रिश्वत चाहिए तो मैं आपके यहाँ की ये रेड रुकवा सकता हूँ। नेगोशिएट करने पर वो बोलता है कम से कम 10 लाख रुपए तो चाहिए, नहीं तो और साथ में 50,000 रुपए महीना भी चाहिए। और आप हमारे जितना डेटा था जो हम जीएसटी की रिटर्न भरते हैं वो सब डेटा की जानकारी उसके पास उपलब्ध थी। ये प्योर एक एक्सटॉर्शन कॉल था। व्यापारी ने विभाग को पहले इन्फॉर्म कर दिया था। व्यापारी ने फिर आईआईए का साथ मांगा, हमारा मेंबर था। हमने एक अपनी एडवाइजरी अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर जारी करी कि अगर किसी और व्यापारी के साथ भी ऐसा हो रहा है तो हमें सूचना दें। और हमारे पास जो प्राप्त जानकारी थी कि विभाग के पास पहले से ही 3 से 4 शिकायत उपलब्ध थी उस अधिकारी की। वो अधिकारी आज भी यहाँ कार्यरत है। तकरीबन 25 दिन ही हुए हैं उस शहर में अपॉइंट हुए हुए। अभी विगत 20-25 दिन पहले ही इस जिले में पोस्ट हुए हैं। अभी वो शिफ्टिंग के प्रोसेस में ही थे, अपना सामान शिफ्ट करें, लेकिन उन्होंने इस तरह की चीजें शुरू कर दी जो कि मेरे संज्ञान में कहीं से भी नहीं थी। ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया है। इनके विरुद्ध मतलब कठोरतम कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए हमारे द्वारा कराई जाएगी।
मुजफ्फरनगर में साइबर थाना पुलिस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाकर साइबर अपराध और भारत सरकार को राजस्व नुकसान पहुंचाने वाले गैंग के एक शातिर सदस्य मोहम्मद आरिफ को गिरफ्तार किया। उसके पास से एक वीवो V50 मोबाइल और एक डेल लैपटॉप बरामद हुआ, जिसमें सिम बॉक्स और सिम कार्ड खरीदने के सबूत मिले। पूछताछ में आरिफ ने बताया कि बुनकर के काम में नुकसान के बाद उसने सलीम निवासी मवाना से सिम बॉक्स का काम सीखा और जहीरुद्दीन कासिम समेत अन्य के साथ मिलकर इसे चलाया। वे वर्चुअल आईडी और एनी डेस्क के जरिए साइबर अपराध और अंतर्राष्ट्रीय VoIP कॉलिंग में इसका इस्तेमाल करते थे। पुलिस पहले भी इस गैंग के 3 सदस्यों को पकड़ चुकी है और अब जहीरुद्दीन कासिम समेत अन्य की तलाश में छापेमारी जारी है। देखिए, 2 माह पूर्व जो है साइबर थाने द्वारा 3 लोग गिरफ्तार किया गया था, जिसमें अभियोग दर्ज हुआ था 18/25, 3/5, 318, 338, 336, 340 BNS व 3/4, 3/6 भारतीय बेतार तार यांत्रिकी अधिनियम 1933 व 4/20/21/25 भारतीय तार अधिनियम व IT एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया था, जिसमें 3 लोगों को सिम बॉक्स के साथ 3 सिम बॉक्स बरामद हुए थे। मेरठ के थे, मुजफ्फरनगर रहने वाले थे वो। इसी में चौथी गिरफ्तारी आरिफ, जो कि भी मेरठ करने वाला है, गिरफ्तार हुआ है। सलीम उसमें मुख्य अभियुक्त था। उसी से इस कनेक्शन से, उसी के स्टडी के तहत फॉरवर्ड लिंकेजेस में काम चल रहा था। इसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के तहत लोग इंटरनेशनल कॉल को लोकल कॉल में बदल करके ये सब कॉल कराते थे और लोगों को फायदा पहुंचा रहे थे और तथा सरकार को ये नुकसान पहुंचा रहे थे। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाना क्षेत्र के जटवाड़ा गांव में 29-30 जुलाई 2025 की रात को एक अनोखी घटना ने सनसनी मचा दी। ग्रामीणों ने लाल हरी लाइट जलते हुए कबूतर को ड्रोन समझकर पुलिस को सूचना दी। ककरौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और कबूतरबाजों की मदद से उसे पकड़ा। सटीक सूचना के आधार पर शाकिब और स्वेब नाम के 2 युवकों को 30 जुलाई को गिरफ्तार किया गया। उनके पास से 2 कबूतर, 1 पिंजरा और 3 लाइट बरामद। पूछताछ में स्वेब ने बताया कि शाकिब ने लाइट दी थी और मजाक के इरादे से कबूतर उड़ाया गया, जिससे गांव में दहशत फैली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। SSP संजय कुमार वर्मा ने इस सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को 20,000 रुपए के इनाम से सम्मानित किया। देखिए, ककरौली थाने में पिछली रात में जो रात बीती है 29/30 की रात में नीली और लाल लाइट जलती हुई एक वस्तु दिखाई देती है, जिसको ड्रोन समझ करके जो है जब अफवाह फैली तो उस पर जो है पुलिस को सूचना मिलती है। ककरौली पुलिस को सूचना मिलती है तो हमारे थाना अध्यक्ष और उनकी टीम तथा SP RA और CO भोपा इसमें तत्काल पूरी टीम के साथ सक्रिय होते हैं और जब उसका पीछा करते हुए विभिन्न खेतों के माध्यम से जंगलों की तरफ जाते हैं तो वहां कुछ कबूतरबाज रहते हैं, उनको संपर्क किया जाता है, जो कि पॉजिटिवली उसको पुलिस को सहयोग करते हैं। फिर उस कबूतर को पकड़ा जाता है उनके सहयोग से। तो उन कबूतर के उसके गर्दन में तथा उसके पैर में जो है लाल और नीली लाइट लगी हुई थी। इसके बाद जब पूछताछ की जाती है तो 2 लोग पकड़े जाते हैं, स्वेब और साकिब, जो कि जटवाड़ा ककरौली के रहने वाले हैं और ये कबूतरबाज हैं। फिर इनसे पूछताछ जब की जाती है तो इन्होंने बताया कि हमारे पास और भी कबूतर हैं इस प्रकार से, जो कि जंगली कबूतर हैं। तो उन जंगली कबूतर को इनके घर से बरामद भी किया जाता है। एक और जो जिस प्रकार के कबूतर में ये एस्टेब्लिश किया गया था वो जो इंस्ट्रूमेंट, और वो बताया कि उन्होंने दिल्ली से वो लाए थे। और चूंकि इस समय अफवाह फैली हुई थी तो उस समय इस तरह से वो ड्रोन का अफवाह फैलाने के लिए, न्यूसेंस क्रिएट करने के लिए, लोगों में अफवाह फैलाने के लिए, डराने के लिए तथा सनसनी फैलाने के लिए इस तरह की चीजों का ये इस्तेमाल कर रहे थे। मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां पुलिस ने फर्जी हत्या के प्रयास की FIR कराने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आफ्ताब आलम और खालिद पर आरोप है कि उन्होंने भाई मुजम्मिल को दुष्कर्म के मामले से बचाने के लिए यह साजिश रची। 27 जुलाई को आफ्ताब के शरीर पर फर्जी चोट बनाकर जंगल में हवाई फायरिंग की गई और गुल, सनवर, साविर समेत अन्य पर झूठा केस दर्ज कराया गया। पुलिस ने उनकी योजना का भांडाफोड़ करते हुए 30,000 रुपए, सर्जिकल उपकरण, शरीर सुन्न करने की दवाई, खून लगी शीशी और जलाया हुआ कुर्ता बरामद किया। जांच में पता चला कि 55,000 रुपए देकर अस्पताल कर्मी और पैरवी करने वाले से मदद ली गई थी। इसके बाद मुकदमे में भ्रष्टाचार और रंगदारी की धाराएं जोड़ी गई। पुलिस अब अन्य संदिग्धों की तलाश में जुटी है। भोपा थाना क्षेत्र में पिछले 2 महीने पूर्व एक घटना घटी थी, जिसमें बलात्कार का एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें एक व्यक्ति जो है मुजम्मिल उसमें जेल गया हुआ था और उसके जेल जाने के बाद जो वादी पक्ष से संपर्क करके उसको पहले प्रयास कर रहे थे कि समझौता हो जाए। जब समझौता नहीं हुआ तो उसे धमकी दी गई, साथ ही साथ फिर उसको एक्सटॉर्शन करने का भी प्रयास किया गया। जब
हर तरीके से हार गए, तो ये पक्ष जो अम्मार है, मुजम्मिल है और आफ्ताब, ये 3 भाई हैं। इन्होंने अपने ये कंपाउंडर से मिले और कुछ और लोगों से इसमें मिले और संपर्क करके जो है इसमें पैसे के माध्यम से 55,000 रुपए दे करके एक अपने शरीर में गोली मारने की घटना को अंजाम देते हैं। और वो वास्तव में गोली मारने की घटना नहीं होती है, बल्कि उसको फैब्रिकेट किया जाता है। एक मेडिकल का जो क्या कहते हैं कंपाउंडर है, जो उसका सहयोग लेकर के इस प्रकार से जो है ये करके फंसाने के लिए 307 109 BNS का मुकदमा उन्हीं लोगों के खिलाफ लिखाया जाता है जो बलात्कार में जो है वादी पक्ष रहता है। तो इस प्रकार से इसी को फंसाने के लिए मुकदमा दर्ज किया जाता है। जब पुलिस कड़ाई से पूछताछ करती है, जानकारी करती है और तथ्यों की जानकारी करती है, तो ये साबित हो जाता है तथा FSL की रिपोर्ट प्राप्त करती है और हमारी जो फॉरेंसिक टीम इसमें और भी जांच करती है, तो ये साबित होता है और 3 डॉक्टरों के पैनल से इसकी जांच कराई जाती है। तो ये साबित होता है कि ये वास्तव में कोई फायर आर्म इंजरी नहीं है। 3 डॉक्टरों के पैनल ने इसको साबित भी कर दिया है कि ये फायर आर्म इंजरी नहीं थी, बल्कि फैब्रिकेट किया गया था। मुजफ्फरनगर के भोपा थाने पर भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष चौधरी नवीन राठी के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ। सुबह बिट्टू प्रधान के घर पुलिस की छापेमारी से नाराज कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। मीडिया प्रभारी चौधरी शक्ति सिंह ने बताया कि पुलिस की कार्रवाई को अनुचित करार देते हुए राठी ने कहा कि बिट्टू प्रधान पर गलत तरीके से दबाव बनाया गया, जबकि सिफारिश करना उनका कर्तव्य है। कार्यकर्ताओं ने पुलिस की लापरवाही और सम्मान को ठेस पहुँचाने का आरोप लगाया। बाद में भोपा सीओ रविशंकर ने वार्ता की और गहन जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया, लेकिन राठी ने पुलिस से वादे पूरे करने और कार्यकर्ताओं को अलर्ट रहने की अपील की। इस दौरान चौधरी धीरज लटियान, सत्येंद्र बालियान समेत सैकड़ों किसान और पदाधिकारी मौजूद रहे। सोचते हो कि काम का निर्दोष ठाकर जेल में भेज देंगे तो भाई बिल्कुल जाने देने कैसा? हमारा तो एक ही फैसला हुआ, एक ही बात है। एक तो पहले पुलिस है ना, वहां से बिट्टू सुमेंद्र सिंह साहब में 2 बार बात होगी, मगर वहां से पुलिस की नहीं हटती भाई। जब तक वहां से पुलिस नहीं हटती धरना नहीं चलेगा। जब तक ये मामला खत्म नहीं होने का एक दिन नहीं भाई, ये धरना यहाँ से खत्म नहीं होगा भाई, धरना से चलता रहेगा। मुजफ्फरनगर जिला पंचायत सभागार में पंचायत चुनाव के लिए वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में BLO बूथ लेवल ऑफिसर को वोटर लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए। ADM प्रशासन ने साफ कहा कि 18 वर्ष से ऊपर के सभी पात्र मतदाताओं को लिस्ट में शामिल किया जाए, जबकि अनुपस्थित या फर्जी नामों को हटाया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक भी मतदाता छूटना नहीं चाहिए और न ही कोई फर्जी नाम जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बैठक के बाद BLO को तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए गए ताकि चुनाव तैयारियां सुचारू रूप से हो सके। पंचायत चुनाव से संबंधित जो पंचायत की वोटर लिस्ट है उसके पुनरीक्षण की तैयारी बैठक चल रही है, प्रशिक्षण बैठक चल रहा है। इसमें कैसे पुनरीक्षण कराया जाना है और BLO की तैनाती कैसे की जानी है, BLO के क्या कार्य होंगे, BLO घर घर जाकर के सर्वेक्षण करेगा, गणना प्रपत्र भरेगा, उसके बाद किन के नाम नए जोड़े जाने हैं, किन मतदाताओं के नाम नए जोड़े जाने हैं, किन मतदाताओं के नाम अपमार्जित किए जाने हैं अर्थात विलोपित किए जाने हैं, डिलीट किए जाने हैं और किन के नामों में संशोधन किया जाना है, ये सब BLO सूची बना करके ले आएगा। उसकी जांच होगी और SDM द्वारा सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के रूप में उसका अप्रूवल किया जाएगा और फिर फाइनल एक वोटर लिस्ट मदर रोल बनेगा और वो मदर रोल प्रकाशित होगा। इसकी टाइमलाइन दी गई है और इसमें 3 लोगों के महत्वपूर्ण भूमिका है। BLO हैं और BDO हैं, तहसीलदार हैं, SDM हैं। इन लोगों को संवैधानिक विधिक दायित्व दिए गए हैं इस चुनाव में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। मुजफ्फरनगर में क्रिश्चियन ग्रुप का याद-ए-रफी प्रोग्राम विवादों के कारण स्थगित कर दिया गया है। पिछले 25 वर्षों में यह आयोजन हिंदू मुस्लिम भाईचारे और एकता का प्रतीक माना जा रहा है। ग्रुप के अध्यक्ष संजय त्यागी ने बताया, यह प्रोग्राम हमेशा सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देता आया है, लेकिन हाल ही में उठे विवादों के चलते इसे टालना पड़ा। विवाद की जड़ शिवाजी सेना का वह आरोप है जिसमें उन्होंने प्रोग्राम पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का दावा किया। इस आरोप ने क्षेत्र में तनाव पैदा कर दिया, जिसके बाद आयोजकों ने फैसला लिया। स्थगन के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है और लोग इस घटना को अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं।
और जैसे कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है कि प्रोग्राम जो 31 का हम कर रहे थे याद रफ़ी, उसको हमने हालात को देखते हुए पोस्टपोन किया है अभी कुछ दिन के लिए। और कारण अगर आप पूछते हैं तो कारण यही है कि देखिए, ये ग्रुप ऐसा है जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको बहुत अच्छा मैसेज देता है, सब इसके साथ जुड़े हुए हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार मैं 32-33 साल की इस ग्रुप को संभालते हुए, लेकिन कभी ऐसा मैंने सुना नहीं जैसे अल्फाज आजकल निकाले गए। और क्योंकि जितनी भी लेडीज़ आती हैं, वो जेंट्स, हिंदू भी आती हैं, मुस्लिम भी आती हैं, सब एक जगह बैठते हैं। और मैं देखता हूँ मुस्लिम लेडीज जितनी भी हमारे पास आती है, उनके सर पे जो पल्लू होता है ना, वो वाकई में कमाल होता है। वो पल्लू तक नहीं उतारती। हमारे अंजू अग्रवाल जी भी हमारे प्रोग्राम में, कपिल देव अग्रवाल जी हमारे प्रोग्राम में, हमारे क्या नाम है इसका, मीनाक्षी स्वरूप जी हमारे प्रोग्राम में, गौरव स्वरूप जी हमारे प्रोग्राम के अंदर, और सुभाष चंद जो चेयरमैन रह चुके, वो हमारे ग्रुप में ऐसे सब चीफ गेस्ट बन के आ चुके हैं। सब ने एक अच्छा मैसेज दिया है। मैं बहुत लोग हैं ऐसे, विकल्प जैन जी भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरा भी नाम दिमाग में नहीं आ रहे हैं, वो सब आते हैं। और ये भी हमारी जितनी भी लेडीज़ आती हैं, वो सब, मतलब मैं मानता हूँ कि हमारे ग्रुप के अंदर कोई किसी को बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता। ये बातें तो बहुत दूर की है। मैं 20-25 साल से ग्रुप और क्रिश्चियन ग्रुप में शामिल हूँ, और मैंने आज तक इस ग्रुप के अंदर कोई ऐसी गंदी बात या कोई मतलब कोई बात मैंने अब तक नहीं देखी। और हम फैमिली वाले आदमी हैं, बाल बच्चेदार आदमी हैं। अगर ऐसी जगह हम अगर ऐसी बात देखते तो हम खुद ही पहले छोड़ देते। ऐसा कुछ नहीं है। इस हमारे यहाँ इस क्रिश्चियन ग्रुप में स्टेज पे डांस तक का नहीं होता, सिर्फ सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, और संगीत के अलावा और कोई प्रोग्राम नहीं होता। वो प्रोग्राम हमने स्थिति को देखते हुए वो हमने स्थगित कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ये ग्रुप बहुत पुराना है, 20-25 साल से चलता आ रहा है, और उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। और हम सम्मानित परिवारों से हैं, कोई वैसे गरीब परिवारों से तो है नहीं, अच्छे परिवारों से। अगर हम इस तरीके का माहौल, यहाँ गंदा माहौल देखते कि भाई ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो हम तो शामिल ही ना होते इस ग्रुप में, इस ग्रुप से बाहर हो जाते हम कभी के। तो ऐसी कोई बात नहीं है। जिनकी धारणा गलत है वो ज़रा थोड़ा नज़रिया बदलें अपना। ऐसा नहीं है, ये सिंगिंग का ग्रुप है खाली, बस यहाँ को डांस भी नहीं होता स्टेज पे, सिर्फ गाने के अलावा कोई काम ही नहीं होता यहाँ से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन कार्यक्रम के तहत लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भूमि विवाद, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और पेंशन जैसी समस्याओं को लेकर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने हर फरियादी से संवेदनशीलता के साथ बात की और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे मामलों की जांच कर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी पीड़ित को न्याय से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा और सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। क्या है? कहाँ से? कहाँ से? क्या है? कहाँ से है? क्या है? तब हो जाना चाहिए मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के मैनाठेर से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल बाबू तेली और असलम के बीच प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था।
धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि बाबू तेली ने अपने अवैध तमंचे से हवाई फायरिंग कर दी, जिसमें से एक गोली जाकर 12 साल के फैजान के पैर में लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और फैजान को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फैजान अब खतरे से बाहर है और आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस दिन रात एक कर रही है। असलम है, बाबू तेली से जगह का विवाद हो गया था। ये लेके आया तमंचा, मेरा पोता बोला कि दादी इधर तू हट जा, तमंचा लाया, पहले लात मारी फिर गोली मारी बाबू तेली ने मेरे पोते को। खड़े हुए देख भी रहे हैं, चलो उन्हें तक कह दिया तमंचा दादी हट जा, तो तू लात मारेगा गोली मारेगा, ये काका कानून। ये बच्चा फैजान नाम है इसका, इसके फादर का नाम राशिद है और ये मैना ठेर थाना मेजोला का रहने वाला है और ये गन शॉट इंजरी करके आए हैं और इसे कंफर्म कराने के लिए हमने एक्सरे लिखा है और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है। अभी वाइटल्स वगैरह इसके स्टेबल है। गोली इसके एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई मतलब जांग में लगी हुई गोली आगे की तरफ। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी की एक सोशल मीडिया पोस्ट ने सनसनी बढ़ा दी है। दरअसल ममता ने सोशल मीडिया पर दिल्ली पुलिस पर वेस्ट बंगाल के लोगों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए एक महिला और बच्चे को पीटने का आरोप लगाया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने ममता बनर्जी के आरोपों को बिल्कुल बेबुनियाद बता दिया और ममता बनर्जी के आरोपों का खंडन किया है। इसके अलावा बीजेपी सांसद सुकांता मजुमदार ने ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और दिल्ली पुलिस से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सीएम जो है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि दिल्ली पुलिस ने एक बंगाली स्पीकिंग महिला है और उसके बच्चे को जो है असॉल्ट किया है। ट्वीट की गंभीरता को देखते हुए हमने इस पर इमीडिएटली इंक्वायरी इनिशिएट करी और इंक्वायरी के दौरान जो महिला इन क्वेश्चन है जिसका ये ट्वीट है उसको हमने आइडेंटिफाई किया, जिसका नाम है मिस संजनू परवीन, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, जो कि वेस्ट विनोद नगर में रहती है, जो पीएस मधु विहार की जुरिस्डिक्शन में आता है। जब इस लेडी को हम लेके आए और इससे इसका वर्जन पूछा तो इसने बताया कि 26 जुलाई को तकरीबन 10:30 बजे जब ये घर पे थी तब 4 जो है ये बता रही थी कि अननोन व्यक्ति थे जो सिविल कपड़ों में थे, वो इसके पास आए, इससे वेरिफिकेशन के नाम पे से डॉक्यूमेंट्स चेक किए, उसके बाद इसको बिठाया और साथ ही एक डीडीए पार्क है वहाँ पर उसको लेके गए, उसको असॉल्ट किया, इसके बच्चे को असॉल्ट किया और उसके बाद इससे एक्सटॉर्शन अमाउंट जो कि 25,000 जो इसने बताया वो लेकर इसको छोड़ा गया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने तो कल कच्चा चिट्ठा एकदम खोल दिया। ममता बनर्जी झूठ बोलती है ये तो हमको पता था, बंगाल को पता था। कल पूरे देश ने देख लिया कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कितनी झूठी है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ट्वीट किया था कि एक बच्चे को भी आप नहीं छोड़ रहे, मैं वही सवाल ममता बनर्जी जी से पूछ रहा हूँ कि आपको इलेक्शन जीतने की इतनी लालच है कि एक बच्चे को भी आप यूज कर रहे हैं, फेक वीडियो बना रहे हैं अपने पार्टी के लोगों से बोलकर, तो इसके बाद तृणमूल कांग्रेस की कोई भी नेता या ममता बनर्जी कोई वीडियो अगर ट्वीट करती है तो आप चलाने से पहले बहुत बड़े बड़े बोल्ड अक्षरों में डिस्क्लेमर दिया करिए कि ये वीडियो, ये ट्वीट झूठ होने की संभावना है।